गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वंस अगेन वी आर हेयर। और पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के दो टॉपिक्स को क्लियर किए थे। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़े थे, उसके बाद चार्जेस पढ़े थे। आज हम लोग को आगे का टॉपिक्स पढ़ना है। आज हम लोग इलेक्ट्रिक करंट सर्किट, पोटेंशियल डिफरेंस और सर्किट डायग्राम तक पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो सबसे पहला चीज़ हम लोग को ये सीखना है कि इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, ठीक है। क्योंकि हम लोग चार्जेस के बारे में देखे हैं और सारे चीज़ों के बारे में देखे हैं। सो मेन टॉपिक में हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। स्टार्टिंग क्लास में हम लोग बात किए थे कि इलेक्ट्रिसिटी का दो पार्ट होता है, दो तरीके से हम लोग उसको डिस्कस करते हैं। एक आपका होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी होता है, दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस क्या बोलते हैं, रेस्ट में था, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके थे। पूरे 8 क्लास में हम लोग इसका जिक्र किए थे। और यहाँ पे हम लोग जो सीखेंगे ये होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी जब चार्ज मोशन में होगा, तो इसका डेफिनेशन भी कुछ उससे सिमिलर ही होगा। सो डेफिनेशन आप देख सकते हो यहाँ पे, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। सिंपल सा चीज़ है। अगर मान लीजिए चार्ज किसी टाइम के मुताबिक अगर फ्लो करता है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट बोलेंगे। इसको हम लोग सिंबल से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। मतलब जहाँ पे आई लिखा होगा तो आप समझ जाइए कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब जो भी हम लोग फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, सारी फिजिकल क्वांटिटी में हम लोग ये चीज़ ध्यान रखते हैं कि उसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक करंट का हम लोग ऐसा यूनिट देखेंगे। तो इलेक्ट्रिक करंट का यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा यूनिट होता है एम्पियर, और इसको हम लोग ए सिंबल से डिनोट करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हम लिखेंगे, जैसे कोई करंट लिखना चाहते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 5 एम्पियर, तो हम बोलेंगे 5 एम्पियर ऑफ करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। बोलेंगे 2 एम्पियर ऑफ करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। तो हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं करंट को। उसके बाद आप देख सकते हो इसका फार्मूला होता है, क्योंकि डेफिनेशन के हिसाब से यहाँ पे बोल रहा है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी चार्जेस टाइम के हिसाब से। सो पर यूनिट चार्ज जितना, पर यूनिट टाइम जितना चार्ज फ्लो करता है हम उसको करंट बोलेंगे। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे वही चीज़ आता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टाइम। यानी आई इज इक्वल टू क्यू बाई टाइम का मतलब हो गया करंट द चार्ज पर यूनिट टाइम। यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से आ गया। एक और बात है, अगर हम यहाँ पे एम्पियर के बारे में बात करते हैं तो 1 एम्पियर हो जाएगा आई का ऐसा यूनिट। और क्यू का अगर मान लीजिए हम लोग जानते हैं यूनिट, तो ये होता है 1 कूलम। चार्ज का ऐसा यूनिट 1 कूलम होता है, हम लोग जानते हैं। और टाइम का यूनिट क्या होता है, 1 सेकेंड होता है। सो अगर मान लीजिए कोई पूछे कि 1 एम्पियर ऑफ करंट को का मतलब क्या हुआ, यानी डिफाइन 1 एम्पियर ऑफ करंट। सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट का मतलब हो गया, अगर 1 कूलम ऑफ चार्ज हो 1 सेकेंड तक अगर वो फ्लो करे तो हम उसको 1 एम्पियर ऑफ करंट बोल सकते हैं। सो इससे हम अपना डेफिनेशन बोल सकते हैं 1 एम्पियर ऑफ करंट का। इट मे बी डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया। क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब क्या हो गया ना, वायर के सेम एरिया से। अब क्या हुआ ना कि अगर मान लीजिए सेम एरिया होता है तो हम उसको स्टडी करना आसान रहेगा, कंपेयर करना आसान रहेगा। लेकिन अगर डिफरेंट एरियाज रहेगा तो हम उसको कंपेयर करना तो थोड़ा मुश्किल होगा ना। सो डेफिनेशन के हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया इन 1 सेकेंड ऑफ टाइम, ठीक है। 1 सेकेंड में काम करेगा, ठीक है, किसी कंडक्टिंग वायर में। तो हम उसको एम्पियर बोल सकते हैं, 1 एम्पियर बोल सकते हैं। सो आप इसको छोटा करके भी लिख सकते हैं कि इट मे बी डिफाइंड एज 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन 1 सेकेंड ऑफ अ कंडक्टर, दैट्स इट। बट अगर मान लीजिए पूरा अच्छी तरीके से लिखना है तो आप ये डेफिनेशन अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर हम लोग देखते हैं तो कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट होता है उसको मेज़र करने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग को करंट नापने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग एम मीटर बोलते हैं, ठीक है। करंट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज एम मीटर, ठीक है। अच्छा, एम मीटर के अलावे एक और इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग करंट नाप सकते हैं, ये होता है गैल्वेनोमीटर। आप देख सकते हो यहाँ पे हम लिखे हुए हैं, गैल्वेनोमीटर इज अनदर डिवाइस विच डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट, ठीक है। डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ करंट हाउ एवर स्मॉल। बात यहाँ पे ये पड़ता है कि जो एम्पियर होता है, एम मीटर होता है, ये बड़ा बड़ा करंट को नापता है, बड़ा बड़ा करंट को नापता है। तो अगर मान लीजिए छोटा छोटा करंट के बारे में बात करें, बहुत ही ज़्यादा छोटा, तो ये इसके यूनिट के हिसाब से तो नहीं होगा। तो होता क्या है कि बहुत ही ज़्यादा छोटा करंट नापने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर को यूज़ करते हैं।
गैल्वेनोमीटर ये भी दिखता है कि किसी चीज़ में चार्ज है कि नहीं, वहाँ पे करंट अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये छोटा से छोटा करंट को भी नाप सकता है। हाँ, लेकिन बड़ा करंट को नहीं नाप सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है और अगर ज़्यादा करंट वाले चीज़ों पे हम गैल्वेनोमीटर को लेके जाते हैं, तो ये डिवाइस ख़राब हो जाता है। सो ज़्यादा करंट के लिए हम लोग एमीटर का यूज़ करते हैं। दोनों ही का सिचुएशन, दोनों का सारा चीज़ सेम होता है। जैसे एमीटर का अब अगर हम बोले कि लो रेजिस्टेंस होता है तो गैल्वेनोमीटर का भी लो रेजिस्टेंस होता है। प्लस अगर एमीटर सीरीज़ में कनेक्टेड होता है तो गैल्वेनोमीटर भी सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो हम लिखे हुए हैं, एन एमीटर इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़। ये सीरीज़ होता है और पैरेलल क्या होता है, ऐसे तो अभी हम डायग्राम के थ्रू देख लेंगे, बट इसका एक्चुअल चीज़ आपको पता चलेगा जब हम रेजिस्टेंस पढ़ेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस में हम लोग सीरीज़ पैरेलल पूरी तरीके से मतलब डिटेल्ड वे में देखना है। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू अगर हमको समझना हो कि ये सीरीज़ और पैरेलल क्या हो सकता है, तो आप ऐसे समझोगे कि एक सर्किट है मेरा कुछ इस तरीके से, एक चीज़ हम लगाए हुए हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई डिवाइस हम लगाए हुए हैं, इसके जस्ट बगल में अगर कोई डिवाइस हम लगा दें तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि इट इज़ इन सीरीज़ कॉम्बिनेशन। ठीक है, मतलब जस्ट बगल में अगर हो तो फिर हम इसको सीरीज़ बोलेंगे। ठीक है, और वही चीज़ अगर हम बात करें कि एक डिवाइस यहाँ पे लगाया हुआ है और जस्ट इसके ऊपर एक डिवाइस हम लगा दिए, मतलब कुछ इस तरीके से डायरेक्टली कनेक्ट नहीं करके घुमा के थोड़ा सा कनेक्ट कर लिए, तो हम इस तरीके के डिवाइस को बोलेंगे पैरेलल कनेक्शन। ये हुआ मेरा सीरीज कनेक्शन एंड ये हुआ मेरा पैरेलल कनेक्शन। ठीक है, ऐसे इसके बारे में और डिटेल में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फ़िलहाल के लिए इतना समझना है। तो एमीटर और गैल्वेनोमीटर दोनों ही सीरीज़ में कनेक्टेड होता है। वही चीज़ हम यहाँ पे देखें, एक एमीटर, ये चीज़ आपको ध्यान में रखने का चीज़ है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछता भी है कि वाई रेजिस्टेंस वाई एन एमीटर हैज़ लो रेजिस्टेंस। तो एन एमीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, सो दैट इट मे नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ करंट। अब देखिए ये रेजिस्टेंस क्या होता है, हम लोग यहाँ पे रेजिस्टेंस तो बोल रहे हैं, बट रेजिस्टेंस क्या होता है, ऐसे रेजिस्टेंस के बारे में बाद में हम लोग को डिटेल में समझना है। अभी बस इतना समझिए, रेजिस्टेंस एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है विच हिंडर्स द फ्लो ऑफ करंट। हिंडर करने का मतलब क्या हो गया ना, वो करंट को रोकता है। ठीक है, करंट को प्रॉब्लम देता है, मतलब रुकावट, अपोजिशन हो गया। अगर मान लीजिए आपको कोई रोक रहा है, ठीक है, तो आप तो वो काम नहीं कर पाओगे। सिमिलरली यहाँ पे डिवाइस को, यहाँ पे करंट, अगर मान लीजिए करंट में रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो क्या होगा ना, वो करंट को रोकेगा, करंट को अपोज करेगा, करंट को फ्लो ही नहीं करने देगा, तो करंट को नापेंगे कैसे हम। ठीक है, वायर में अगर करंट फ्लो करेगा तभी ना हम उसको नाप पाएंगे। तो एमीटर का काम है करंट नापना, रेजिस्टेंस का काम है करंट को अपोज करना। सो इट शुड हैव अ लो रेजिस्टेंस। एमीटर के पास हमेशा लो रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि हम लोग उस इजीली उसको मेज़र कर पाएँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो गया। फिर एक छोटा सा हम लोग है ना क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल ट्राई करते हैं। इसमें बहुत इजी, इस चैप्टर का न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बशर्ते हम लोग को फार्मूलाज इजीली याद करना पड़ेगा। और फार्मूलाज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटा छोटा है, कनेक्टेड है। हम लोग अगर सीक्वेंस वाइज देखेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, एन इलेक्ट्रिक ओवन ड्रॉज अ करंट ऑफ 12.5 एम्पियर फॉर 120 मिनट्स, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू इट। देखिए, जब भी हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, हम लोग के सीबीएसई में होता है स्टेप मार्किंग। ठीक है, तो स्टेप मार्किंग के हिसाब से हम लोग को सारे चीज़ों को एक एक्यूरेट मैनर में लिखना पड़ता है। ठीक है, एक्यूरेट मैनर में लिखोगे तभी आपको अच्छा मार्क्स मिल पाएगा। सो सबसे पहला चीज़ हम लोग गिवन लिख देते हैं। और एक चीज़ और नोट में देने वाला बात ये है कि यहाँ पे जो टाइम दिख रहा है ना आपको, टाइम यहाँ पे 120 मिनट दिख रहा है, विच इज़ नॉट इन एसआई यूनिट। हम लोग जानते हैं टाइम का ऐसा यूनिट तो सेकंड होता है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कन्वर्ट कर लेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हम यहाँ पे कन्वर्ट किए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग कन्वर्ट क्या किए हुए हैं, यहाँ पे हम लोग मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर दिए हैं, मिनट को सेकंड में कन्वर्ट किया। तो सेकंड टाइम का ऐसा यूनिट होता है, तो हम लोग को ये चीज़ ध्यान में रखना है। सबसे पहले हम लोग गिवन लिख दिए, यहाँ पे हमको करंट दिया हुआ है 12.5 एम्पियर एंड टाइम दिया हुआ है 120 मिनट विच इज़ इक्वल टू 7200 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग के पास करंट का फॉर्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी, जो कि हम लोग पीछे देख चुके हैं। लेकिन हम लोग को निकालना आई नहीं है, हम लोग को निकालना है क्यू। ठीक है, कैलकुलेट द चार्ज फ्लोइंग थ्रू, यहाँ बोल रहा है। तो यहाँ पे हम लोग इसको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी यहाँ पे क्या था, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी था हम लोग के पास। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो यहाँ पे दिखाई क्या पड़ेगा कि Q इज इक्वल टू आई इंटू टी, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, फार्मूला हम लिखे हुए हैं यहाँ बगल में। तो Q इज इक्वल टू आई इंटू टी हो जाएगा।
इन दोनों को मल्टीप्लाई जब हम लोग कर लेते हैं तो फिर हम लोग के पास आ जाएगा 90,000 कूलम। सो एक इलेक्ट्रिक ओवन को इतना करने के लिए 90,000 कूलम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, 90,000 कूलम ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड होता है, ठीक है, ताकि ये काम कर पाए 120 मिनट तक। सो ये था हम लोग का करंट का ओवरऑल सारा सिचुएशन। अभी हम लोग को ये समझना है कि करंट होता है तो क्यों होता है, हाउ डज करंट फ्लो इन एनी कंडक्टर। अच्छा, हम लोग क्लास 9 में पढ़े हुए थे क्या, कि पार्टिकल्स ऑफ द मैटर आर इन कांस्टेंट मोशन। ये चीज़ तो हम लोग जानते हैं। दूसरा एक और बात हम लोग जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहता है, जिसके बारे में हम लोग पिछले क्लास बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर चुके थे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होता है, ये मोशन भी रहता है, यानी रेट ऑफ फ्लो ऑफ करंट तो हो ही नहीं रहा है, हो ही रहा है, चार्जेस फ्लो तो कर ही रहा है, तो करंट क्यों नहीं है बोलते हैं, मतलब वहाँ पे हम लोग करंट क्यों नहीं होता है। यानी अगर प्रैक्टिकल लाइफ में बोला जाए तो एक लोहा अगर आपके पास है तो उसमें चार्जेस तो कंटिन्यूसली फ्लो कर ही रहा है, तो अगर हम उसको छुएंगे तो हमको तो शॉक लगना चाहिए, जो कि होता नहीं है। एक कंडक्टिंग वायर और एक नॉन कंडक्टिंग वायर में क्या अंतर होता है, दोनों में तो चार्जेस होता है। यहाँ फिगर के थ्रू देख सकते हो कि यहाँ पे जो नॉन कंडक्टिंग वायर होता है, मतलब जब हम लोग कोई चीज़ अप्लाई नहीं करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि जो चार्जेस होता है यानी इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये रैंडम मोशन में होता है। रैंडम मोशन में होने से क्या होता है, ये एक दूसरे से टकराता है और अपने वैल्यू को कैंसिल कर देता है। वही चीज़ एक कंडक्टिंग वायर में क्या होता है, ये जो चार्जेस होता है ये अलाइंड पोजीशन में होता है, एक बोल सके तो एक सीक्वेंस वाइज रहता है, ठीक है, एक दूसरे के अगल बगल में। तो होता क्या है, सारा यूनिडायरेक्शन और यूनिडायरेक्शनल होने के कारण क्या होता है, ये इजीली कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो ये चीज़ होना ज़रूरी है। तो अगर मान लीजिए हम बात करें कि कोई वायर है वो कंडक्टिंग है या नॉन कंडक्टिंग है, तो इस चीज़ में ध्यान में हमको रखना पड़ेगा कि इसका जो पार्टिकल्स या चार्जेस है ये क्या बोलते हैं, यूनिडायरेक्शनल है कि नहीं है। मतलब जब हम लोग स्टार्टिंग में लोहा रखा हुआ है, मतलब आयरन रॉड यहाँ पे रखा हुआ है, तो आयरन रॉड में जो चार्जेस रहता है ये रैंडम मोशन में रहता है, तो इसलिए वो अपने इफेक्ट को कैंसिल कर देता है। वही हम कोई वायर लेके आते हैं जिसमें करंट रहता है और अगर उसको टच करवाते हैं तो उस करंट के प्रेजेंस में क्या होता है, वो तुरंत अपने पार्ट्स को अलाइन कर देता है, मतलब सारा चार्जेस जो इधर उधर फैला हुआ था वो क्या हो जाता है, एक सिंगल डायरेक्शन में मूव करने लगता है, और इसी के कारण क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। और जब हम लोग लोहा छूते हैं, आयरन छूते हैं किसी इलेक्ट्रिसिटी के कांटेक्ट में, तो उससे भी शेवर शॉक होने लगता है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है, अब सिंपल सा बात है कि एक पाइप है हम लोग के पास, एक पाइप है हम लोग के पास और यहाँ पे थोड़ा सा पानी जमा है, ठीक है, या आप बोल सकते हो एक पत्थर जमा है। इस पत्थर को पाइप से निकालना है तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि पीछे से इसको प्रेशर अप्लाई करेंगे। इधर हम इसको वाटर देंगे या तो हम पीछे से फूंक मारेंगे, और फूंक मारते ही क्या होगा ना, ये जो पत्थर है ये निकल जाएगा बाहर। मतलब एक प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे अगर ज़्यादा हम प्रेशर अप्लाई करें, यहाँ पे कम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो होगा क्या कि यहाँ से जो पत्थर है ये फ्लो करके बाहर निकल जाएगा। सो टू अलाइन द, सिमिलरली हम लोग को चार्जेस को भी अलाइन करने के लिए ये चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा। टू अलाइन द चार्जेस इन वन डायरेक्शन देयर शुड बी प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, प्रेशर डिफरेंस होना चाहिए इसके अराउंड में थ्रू द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। अब ये प्रेशर डिफरेंस होता क्या है या कौन अप्लाई करता है, ये प्रेशर डिफरेंस बैटरी अप्लाई करता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले फिगर में, इस वाले फिगर में हो क्या रहा है, यहाँ पे कंडक्टर है और यहाँ पे बैटरी के प्रेजेंस में क्या हो रहा है ना, यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस अप्लाई हो रहा है। मतलब क्या हुआ कि बैटरी का एक एंड जो होता है ना, देखोगे नीचे वाले फिगर में यहाँ पे हम देख सकते हैं, बैटरी का एक एंड होता है ये हाई लेवल का होता है, या बोल सकते हो हाई प्रेशर वाला होता है। प्रेशर नहीं बोल के हम लोग बोल सकते हैं हाई चार्ज में। तो पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का वो ये हाई चार्ज वाला होता है, और जो नेगेटिव टर्मिनल होता है ये लो चार्ज वाला रहता है। एक्चुअली जस्ट उल्टा होता है, बट करंट के केस में हम लोग ऐसा समझते हैं। मतलब हम पहले भी क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी हम लोग बात करें करंट के बारे में तो इट इज़ ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड हम लोग जानते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स ही फ्लो करता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में, मगर करंट क्या हो रहा है, करंट तो फ्लो करेगा इस डायरेक्शन में। तो अगर हायर टर्मिनल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि हायर टर्मिनल है पॉजिटिव के लिए, तो एक्चुअल में यहाँ पे हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन का कमी है पॉजिटिव में। मतलब हायर टर्मिनल है बट वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कमी है, और लोअर टर्मिनल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा होता है। अच्छा, इस चीज़ के बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हुए हम लोग देखे हैं कि ये फ्लो कैसे करता है। जैसे आप यहाँ इस वाले केस में देख सकते हो
कि यहाँ पे हायर लेवल पे एक कंटेनर रखा हुआ है। अब इस कंटेनर में पूरा पानी भरा हुआ है और ये कंटेनर क्या है कि ये खाली है, आधा खाली है, तो लो लेवल में है, ये हाई लेवल में है, लो लेवल में है, और ये कनेक्टेड है थ्रू अ पाइप। ठीक है, ये कनेक्टेड है, तो सिंपल सा बात है, इसका जो पानी है ये इससे होते हुए इसमें ट्रांसफ़र होगा। ये कब तक होगा? ये तब तक होगा जब तक कि दोनों में सेम लेवल का पानी ना आ जाए। ठीक है, मतलब क्या हुआ, ये डिफरेंस पूरा ख़त्म ना हो जाए। जब दोनों में सेम लेवल का हो जाएगा वैसे ही ये कंडक्ट करना बंद कर जाएगा। सेम चीज़ हम लोग के साथ भी होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे बैटरी रखते हैं, ये बैटरी में जब तक बैटरी का डिफरेंस होता है तब तक ये कंडक्ट करेगा। उसके बाद जैसे ही बैटरी का डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, हम लोग जानते हैं बैटरी डिस्चार्ज होता है, जैसे इसका डिफरेंस ख़त्म हो जाता है, यानी जब इक्वल टर्मिनल्स में आ जाता है, वैसे ही ये क्या होता है, पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाता है और हम लोग के यूज़ का नहीं हो जाता है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो हम लोग प्रेशर डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग प्रेशर डिफरेंस के बारे में बात करेंगे, एक्चुअल में ये पोटेंशियल डिफरेंस है। मतलब फिजिक्स में हम इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग ये समझ लिए कि किसी भी वायर में कंडक्शन होने के लिए, मतलब वायर में करंट फ्लो करने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस होना बहुत ज़रूरी है। जो होता कैसे है, इधर वो बैटरी से या सेल से या कोई और डिवाइस से होता है। ठीक है, तो अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। तो अब हम लोग के पास टॉपिक है हम लोग का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले तो हम लोग डेफिनेशन देखेंगे, दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करेंगे ताकि हम लोग को समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। पहले हम लोग डेफिनेशन समझेंगे। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब क्या हुआ, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ, एक यूनिट का चार्ज है मेरे पास, एक यूनिट मतलब क्या हो गया, एक कूलम, एक माइक्रो कूलम, एक कितना भी। ठीक है, मतलब जो भी यूनिट ले सकें, तो एक यूनिट कोई भी चार्ज लेते हैं। ठीक है, और वो पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव, क्योंकि हम लोग करंट का फ्लो मतलब पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। तो ये एक पॉजिटिव चार्ज को क्या करते हैं, किसी भी वायर के पास लेके आने में जितना भी मेरे पास वर्क डन लगे, हम उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, मतलब बेसिकली ये वर्क है, कितना ज़्यादा वर्क लग रहा है उसको एक पॉजिटिव चार्ज को लाने में। ठीक है, और दूसरा बात, इसको हम लोग डिनोट करते हैं V से। ठीक है, V से इसीलिए डिनोट करते हैं, इसका रीज़न बाद में हम लोग देखेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वोल्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, वो उसका अनदर नेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे फार्मूला के थ्रू, तो V इज इक्वल टू W/Q। एक बार फिर से हम लोग समझ लेते हैं कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से एक जगह, एक पॉइंट पे लाने में जितना वर्क डन होता है हम लोग को, उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यहाँ पे एक चीज़ आप नोटिस किए होंगे कि यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ। मैथ्स में इन्फिनिटी का मतलब होता है इन्फिनिटी, बहुत सारा, अनंत। ठीक है, बट फिजिक्स में हम लोग इन्फिनिटी मतलब अनंत क्या समझेंगे, एक्चुअल में इन्फिनिटी डिस्टेंस बोला जाता है, मतलब एक ऐसा लोकेशन जिसके बारे में हमको पता ना हो। ठीक है, फिर आगे हम लोग लाइट चैप्टर में पढ़ेंगे तो हम बोलेंगे लाइट इन्फिनिटी से आ रहा है, मतलब बहुत दूर से आ रहा है, इनफाइनाइट डिस्टेंस से आ रहा है, ऐसा जगह से जिसके बारे में हम लोग को पता ना हो। तो सिंपली ऐसा बोल सकें जिसका ओरिजिन नहीं पता, कहाँ से आ रहा है ये हमको नहीं पता, लेकिन आ जरूर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट नहीं पता, तो हम उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, मतलब जिसका ओरिजिन नहीं पता है कि कहाँ से वो आ रहा है, हम उसको इन्फिनिटी बोलते हैं। तो इसीलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में यहाँ पे हम वर्ड यूज़ किया इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब हुआ एक ऐसा लोकेशन से वो चार्ज आ रहा है जिसके बारे में हमको पता नहीं। अब वो आ रहा है वायर में, तो बस हमको इतना काम है, तो जहाँ पे भी हो हमको मतलब नहीं है, वहाँ से लेके आने में जितना हमको वर्क डन लगता है, हम इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलेंगे। वही पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो इसका जस्ट आपको सिमिलर डेफिनेशन मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे डेफिनेशन से पहले हम लोग ध्यान में रख लेते हैं, फार्मूला तो हम लोग देख लिए, V इज इक्वल टू W/Q एज पर कंडीशन। जैसे इसका डेफिनेशन था कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज होना चाहिए था। ठीक है, चार्ज को लेके आ रहे हैं ना, तो वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, मतलब वोल्टेज इज इक्वल टू, यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा, दिस विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाय चार्ज, यहाँ फार्मूला के अकॉर्डिंग। तो इसका डेफिनेशन, सॉरी, इसका यूनिट भी देखें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, विच इज़ डिनोटेड बाय V। ठीक है, तो ये तो आपका बात हो गया। फिर आते हैं हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस में। अब ध्यान देना कि एक कहीं से लेके आ रहे चार्ज, ठीक है,
तो इसको ये अपने आप तो होने वाला है नहीं, इसको करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ तो चाहिए होता है ना, या तो डिवाइस चाहिए होता है या तो कुछ चाहिए होता है। तो होना क्या चाहिए, हम लोग को एक प्रेशर चाहिए होता है, जैसे कि हम लोग थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके थे। तो ये प्रेशर बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस होता है। मतलब क्या हुआ कि अपने आप कहीं से कोई चीज़ आएगा नहीं, हम लोग को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके जाना पड़ता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला काम आता है। तो इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्डन। आप गौर करोगे दोनों का डेफिनेशन सेम है, बस वहाँ पे क्या हो रहा था, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, बट यहाँ पे आ रहा है यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लेके आ रहा है। दोनों तो सेम चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है, यानी दोनों वोल्टेज ही है, ठीक है। तो दोनों सेम चीज़ है, बस यहाँ पे अंतर ये हो रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में आ रहा है, क्योंकि डिफरेंस है तो हम लोग डिफरेंस मतलब जानते हैं माइनस होता है। तो v इज इक्वल टू वी टू माइनस वी वन हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि कभी भी डब्ल्यू टू माइनस डब्ल्यू वन इसको हम लोग चेंज इन वर्क डन बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग डेल्टा डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। हम लोग क्लास 9 में भी पढ़े थे, डेल पी याद होगा, पोटेंशियल सॉरी मोमेंटम में चेंज, ठीक है। वैसे यहाँ पे चेंज इन वर्क डन है, ठीक है। अच्छा, अब कोई कोई हमको ये बोलेगा ना कि सर माइनस किया है तो इसका यूनिट भी माइनस होना चाहिए था, वोल्ट माइनस वोल्ट। अच्छा, वोल्ट माइनस वोल्ट क्या होता है जी, इज इक्वल टू ज़ीरो होगा क्या? हाँ, नहीं ना, आप लोग तो खुद स्मार्ट है। वोल्ट माइनस वोल्ट इज इक्वल टू वोल्ट होता है। अब ये क्या हुआ सर? तो सिंपल सा बात है, यूनिट तो कभी माइनस होता ही नहीं है। जैसे अगर मान लीजिए 5 kg चावल लिए, उसमें से 5 kg चावल मेरा गिर गया, तो कितना हुआ? तो वो हो जाएगा मेरे पास 0 kg। यूनिट माइनस नहीं होता है, यूनिट डिवाइड होके कैंसिल हो सकता है बट माइनस नहीं होता है। सो वोल्ट माइनस वोल्ट इज इक्वल टू वोल्ट होगा, 5 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इज इक्वल टू 0 वोल्ट हो जाएगा। तो ये हम लोग का सिचुएशन होता है। तो इसका देखोगे तो पोटेंशियल डिफरेंस का सारा कंडीशंस सेम होता है एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। सो इसका ऐसा यूनिट भी होगा वोल्ट। ये तो हम लोग का वो बात था। दूसरा बात होता है कि इसको हम लोग डिफाइन करना सीखते हैं। तो हम लोग जैसे उसमें देखे थे, इलेक्ट्रिसिटी में देखे थे, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट में देखे थे, वहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग 1 एम्पियर को डिफाइन किए थे। सिमिलरली इसका 1 वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, वर्क डन का होता है 1 जूल, तो 1 जूल बाय 1 कूलम ऑफ चार्ज, ये इसका डेफिनेशन हो जाएगा। सिमिलरली इसको हम लोग लैंग्वेज में अगर लिखना चाहें तो बोल सकते हैं द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट इफ 1 जूल ऑफ वर्क डन इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। तो ये सिचुएशन होता है, एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट में ले जाने में एक कूलम ऑफ चार्ज को जितना भी वर्क डन, एक्चुअली 1 जूल ऑफ वर्क डन लगता है, तो हम उसको बोलते हैं 1 वोल्ट, ठीक है। दूसरा, हमें जैसा कि आपसे बात कर चुके थे पहले ही कि पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्टेज भी बोला जाता है। तो या तो पोटेंशियल डिफरेंस कभी कभार बोल दिया पीडी, पीडी यानी पोटेंशियल डिफरेंस, कभी कभार बोल दिया वोल्टेज। तो आप लोग स्मार्ट है, आप लोग तुरंत समझ जाएंगे ये एक्चुअली होता क्या है। अच्छा, यूनिट के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो एक और चीज़ आप लोग को ध्यान में रखना है कि बहुत बार आप लोग को ऐसा भी मिलेगा, एम्पियर देखने को मिलेगा, मिली एम्पियर वो देखने को मिलेगा, माइक्रो एम्पियर देखने को मिलेगा, नैनो एम्पियर देखने को मिलेगा, तो बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा। अब इसमें तो हमको सिखाने का ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हमको पता है कि आप लोगों को सबको पता है मिली एम्पियर यानी 10⁻³ होता है एम्पियर। वही चीज़ माइक्रो बोले यानी 10⁻6 होता है, और अगर नैनो बोले तो 10⁻9 होता है। ये तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से पता है ना। सिमिलर वे में वोल्टेज के बारे में देखें तो मिली वोल्ट, ठीक है, माइक्रो वोल्ट, नैनो वोल्ट अगर आता है तो आप लोग आराम से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा नहीं बात करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो जहाँ पे हम लोग के पास आता है इसका दूसरा नाम, तो वहीं इसका डिवाइस का नाम भी आता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ नोन एज वोल्ट मीटर। तो इसको वोल्ट मीटर से कनेक्ट करता है। पहले हम लोग बात किए थे, नहीं याद है ना, पैरेलल क्या होता है, सीरीज़ क्या होता है, थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो देखोगे यहाँ पे कोई डिवाइस लगा हुआ है, ठीक है। अब डिवाइस के जस्ट ऊपर में हम लगाए हुए, डायरेक्ट नहीं कनेक्ट किया है, ये वोल्ट मीटर हुआ, ठीक है। अगर मान लीजिए हम लोग डायरेक्ट ऐसे लगा देते हैं, जैसे ये है डिवाइस और डिवाइस के जस्ट बगल में हम एम मीटर लगा देते हैं, ये हुआ आपका सीरीज़। वही चीज़ अगर मान लीजिए यहाँ पे देखने को मिलेगा कि ये इसके ऊपर में लगा है, डायरेक्ट कनेक्ट नहीं किया है, तो हम इसको बोलेंगे पैरेलल, ठीक है। और अच्छे से क्लियर हो जाए जब हम लोग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे तो सीरीज़ और पैरेलल। तो ये हम लोग का सिचुएशन था।
आगे और देखते हैं। तो जैसे एम मीटर में क्या हो रहा था कि हम लोग को रेजिस्टेंस लो रखना पड़ रहा था, यहाँ पे ठीक इसका उल्टा रेजिस्टेंस हाई रखना पड़ता है। अब यहाँ पे एक बार और गौर कीजिएगा कि क्या हो रहा है और क्यों हम हाई और लो रख रहे हैं। तो एम मीटर यहाँ पे मेरे पास कनेक्टेड है, ठीक है, एम मीटर मेरे पास यहाँ पे कनेक्टेड है। एंड हमको चाहिए क्या कि हमको चाहिए कि करंट सारा का सारा इधर से फ्लो करे, ठीक है, मतलब क्या, प्लस से माइनस की ओर करंट ऐसे फ्लो करे। तो क्योंकि करंट अगर मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है, अगर एम मीटर का रेजिस्टेंस हाई होगा तो ये करंट को रोकेगा। तो मान लीजिए अगर यहाँ पे 5 एम्पियर ऑफ करंट है ना, तो होगा क्या कि यहाँ पे मेरे को 4 एम्पियर ऑफ करंट मान लीजिए जाएगा। तो होगा क्या, जो चीज़ हमको करंट चाहिए वो ठीक से मेजरमेंट मिलेगा नहीं, हमको एरर दिखाई पड़ेगा, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए क्या होता है, इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा लो होता है। एकदम ज़ीरो तो नहीं कर सकता है क्योंकि ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली पॉसिबल हो सकता है बट बहुत ही ज़्यादा आइडियल केस में, ठीक है। तो रेजिस्टेंस को एकदम लो कर सकते हैं तो कम करते हैं ताकि हमको एक्यूरेट मेजरमेंट मिल पाए करंट का। वही चीज़ इसका हाई इसीलिए करते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें कोई करंट जाए, हमको इसके और इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो हम चाहते हैं कि करंट सारा का सारा इस वायर से होके गुजरे। तो अगर इसका रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई रहेगा, यानी इस वाले वायर में बहुत ही ज़्यादा रुकावट है, ठीक है। अब आप देख सकते हो, आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके पास दो रास्ता है, एक रास्ता यहाँ से जाना है, एक रास्ता यहाँ से जाना है, ठीक है। अब इस वाले रास्ते में बहुत ही ज़्यादा रुकावट है, रेजिस्टेंस हाई मतलब करंट का बहुत ही ज़्यादा रुकावट। तो आप क्या करोगे, इजी रास्ते में जाओगे, यानी करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, यानी नॉर्मल वायर से। तो एडिशनल करंट इसमें से ना चले जाए, इसीलिए क्या होता है कि वोल्ट मीटर में क्या होता है कि रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, अ वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस सो दैट इट टेक्स अ नेग्लिजिबल करंट। अब देखिए पूरी तरीके से तो रोक नहीं सकता है ना, तो इसीलिए बोला जाता है ना के बराबर नेग्लिजिबल करंट फ्रॉम द सर्किट। अब करंट में सर्किट ठीक तरीके से फ्लो करेगा तो हम लोग को एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज मिलेगा, ठीक है। तो ये हुआ आपका वोल्ट मीटर के बारे में, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल हम लोग ट्राई कर लेते हैं, छोटा सा न्यूमेरिकल। हम जैसा बात किए थे कि इसमें ज़्यादा फार्मूला नहीं है एंड बहुत ही ज़्यादा हार्ड न्यूमेरिकल्स नहीं है, बहुत ईजी है, आप एक बार देखोगे तुरंत समझ में आने लगेगा। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय अ चार्ज 3 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट 129 वोल्ट टू 139 वोल्ट। तो हम पहले बात किए थे गिवन के बारे में, गिवन हम लोग लिख लेते हैं और क्या फाइंड करना है ये लिख लेते हैं ताकि बनाना आसान पड़े। तो यहाँ पे आप देख सकते हो V2 मेरे पास 139 वोल्ट है, V1 मेरे पास 129 वोल्ट है, और चार्ज यानी Q दिया हुआ है 3 कूलम ऑफ चार्ज। सर W निकालना है हम लोग को। W का फॉर्मूला कैसे होगा, पहले तो हम लोग V कैलकुलेट कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है, तो V इज इक्वल टू V2 माइनस V1 हो जाएगा। दोनों को माइनस करने से मेरे पास आ गया 10 वोल्ट। और दूसरा फार्मूला हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू W बाई क्यू। सो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देने से क्या होगा कि W इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू क्यू। यहाँ पे हम देख सकते हैं लिखे हुए हैं। सो V अभी हम कैलकुलेट किए थे 10 वोल्ट एंड Q हम लोग को पता हुआ है कि Q मेरे पास है 3 कूलम, ठीक है। क्योंकि मेरे पास 3 कूलम ऑफ चार्ज है और मेरे पास वोल्टेज भी है, तो हम लोग जस्ट क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एंड वी विल गेट 30 जूल ऑफ वर्क डन, ठीक है। सो 30 जूल ऑफ वर्क डन इज डन टू रिक्वायर द अबव सिचुएशन, ठीक है। अबव सिचुएशन को हम लोग फॉलो करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 जूल ऑफ वर्क डन यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये था हम लोग के पास यहाँ तक में पोटेंशियल के बारे में। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, क्योंकि अभी हम लोग हैं ना सर्किट डायग्राम सीखना चाह रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्यों, क्योंकि जितना भी चीज़ हम लोग बात किए हैं, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बात किए थे प्रैक्टिकल सिचुएशन के बारे में, डिवाइसेस के बारे में। अब ये जो डिवाइसेस है इसको हम लोग क्या करेंगे, वायर्स के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो आप देख सकते हो इसका मतलब क्या हो, सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट का मतलब हम लोग क्या समझते हैं। तो एक कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ होता है। कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ क्यों बोले, कि मान लीजिए कहीं पे एक वायर हम यहाँ पे बना रहे हैं, यहाँ वायर ब्रेक हो गया है और यहाँ हम एक बल्ब लगाए हुए हैं, ठीक है। बल्ब ऐसे एक्चुअली अंदर से लगा देते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। यहाँ से हम एक बल्ब ऐसे लगा देते हैं और यहाँ पे एक हम लगा देते हैं आपके पास बैटरी। और इसको अगर हम मान लीजिए ऑन कर दें,
इसको हम लोग ऑन कर दें तो क्या ये ग्लो करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे वायर कनेक्टेड ही नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में हम लोग को ये ध्यान में रखना है, इट शुड बी अ क्लोज कंटिन्यूअस पाथ। ठीक है, क्लोज कंटिन्यूअस पाथ रखने से क्या हो गया कि ये काम करेगा इजीली। अब इसके साथ में क्या होना चाहिए? बहुत सारे डिवाइसेस होना चाहिए, जो भी चीज़ हम लोग का रिक्वायर्ड है। डिवाइस होना चाहिए, स्विच होना चाहिए, बैटरी होना चाहिए, तब हम इसको इलेक्ट्रिक सर्किट या सिंपली एक सर्किट बोलते हैं। ठीक है। अच्छा, सर्किट बनाना, सर्किट होता है एक्चुअल में, लेकिन हम लोग इसको डायग्रामेटिक वे में बनाते हैं, तो उसको हम लोग सर्किट डायग्राम बोलेंगे। ठीक है। अगर मान लीजिए ये जो हम लोग चीज़ बनाते हैं, इसको हम लोग प्रैक्टिकल सिचुएशन को एक डायग्राम के फॉर्म में दिखाएंगे डिफरेंट कंपोनेंट्स के साथ, तो हम उसको सर्किट डायग्राम देख सकते हैं। अ डायग्राम विच इंडिकेट्स हाउ कंपोनेंट्स इन अ सर्किट हैव बीन कनेक्टेड, किस तरीके से कनेक्टेड है, हम इसको डायग्राम के थ्रू अगर देखें, एक मैप टाइप का अगर बनाए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे सर्किट डायग्राम यूजिंग सिम्बॉल्स फॉर द कंपोनेंट्स। अब मान लीजिए एम मीटर है, तो एम मीटर का बहुत ही भयानक वाला फिगर होता है। मतलब आप देखे होंगे, यूट्यूब में सर्च मारिए या गूगल में सर्च मारिए, एम मीटर किस तरीके का दिखता है, तो आप देख सकते हो। उसका ड्राइंग बनाना बहुतों के लिए मुश्किल होगा, तो उसका हम लोग है ना रफ स्केच टाइप का बनाते हैं, सिम्बॉल बनाते हैं। जैसे आप देख सकते हो, छोटा सा हम यहाँ पे डायग्राम बनाए हुए हैं, बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप यहाँ देख सकते हो एक सर्किट डायग्राम, एक सिंपल सर्किट डायग्राम बनाया हुआ है, जिसमें एक बल्ब है, एक की है, एक बैटरी है। वैसे इस सिंबल के बारे में जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि सिंबल क्या होगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारा सिंबल्स होता है। ठीक है, बट हम लोग को यहाँ पे जो 10 क्लास में यूजेज है वो देखना है थोड़ा सा, बहुत सारा तो नहीं, बट यहाँ पे जैसे एक सेल यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक वो लंबा सा वो डंडा रहेगा, एक छोटा डंडा रहेगा, इसको हम कनेक्ट कर दिए, देन दिस इज सेड टू बी व्हाट, दिस इज सेड टू बी सेल। यहाँ पे बड़ा वाला जो आर्म होता है, हम इसको पॉजिटिव टर्मिनल बोलते हैं, छोटा वाला को नेगेटिव टर्मिनल बोलता है। अब देखोगे, एक सेल है, इसके साथ दूसरा या एक से दो से ज़्यादा अगर मान लीजिए हम कनेक्ट कर देते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे? हम इसको बैटरी बोलेंगे, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। वही वायर के लिए हम लोग सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। कंडक्टिंग वायर यहाँ पे होना चाहिए था इंटरसेक्टिंग वायर, थोड़ा सा आप यहाँ पे सुधार दोगे, ये होना चाहिए इंटरसेक्टिंग वायर। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग वायर का मतलब क्या है? वैसे कंडक्टिंग वायर भी ठीक है, बट इंटरसेक्टिंग वायर का मतलब दो वायर आपस में टच है। ओवरलैपिंग वायर का मतलब हो गया कि वो आपस में टच नहीं है। टच नहीं है का मतलब यहाँ पे आप समझिएगा, एक वायर मेरे पास यहाँ पे है, हमको दिखाना है कि इसके ऊपर से एक वायर पार हो रहा है बिना इसको टच किए हुए, तो हम डायग्राम में कैसे दिखा सकते हैं? अब तो हवा में उड़ा नहीं ना सकते अपने फिगर को, तो हम क्या करेंगे? यहाँ से वायर किए और दिखा रहे हैं ऐसे, इस तरीके से, मतलब ये इसके ऊपर से पास हो रहा है। ठीक है, ये आपका ओवरलैपिंग वायर हो गया। ठीक है, दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस, जो कि फिक्स होता है। रेजिस्टेंस यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस फिक्स है, क्यों कि एक मान लीजिए कोई मेटल लगा दिया या कुछ भी चीज़ ऐसा लगा दिया, ऐसे रेजिस्टेंस तो कुछ भी हो सकता है, बट कोई भी चीज़ ऐसा लगा दिया जो क्या हो रहा है, फिक्स करंट को रोक रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका सिंबल हम लोग ऐसे डालेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब क्या हुआ कि इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको हम लोग दो सिंबल के साथ दिखा सकते हैं ऐसे। ये ऊपर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब मान लीजिए हम ऐसे भी दिखा सकते हैं इसके जगह पे। ठीक है, ऐसे भी दिखा सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। या तो हम इसको देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये ऊपर नीचे कैसा भी एरो हो सकता है, कोई बात नहीं। ये होता है वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इट मे बी चेंज, मतलब मेरे पास स्विच होता है या की होता है या डिफरेंट चीज़ हो सकता है, जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को चेंज कर सकता है। इसको हम लोग रियोस्टेट भी बोलते हैं या रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे एम मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वानोमीटर, जिसके बारे में हम लोग पहले ही देख चुके हैं, तो इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। फिर आता है ओपन स्विच। ओपन स्विच दो तरीके से हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, या तो हम लोग इस तरीके का दिखा सकते हैं कि ये आपका खुला हुआ है, इसको जब हम लोग रख दिए इसके ऊपर लाइकवाइज कुछ इस तरीके से, तो ये क्लोज स्विच हो गया। ये ओपन स्विच है, ये क्लोज स्विच है। या तो हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं कि ये आपका एक स्विच है, अब ये खुला हुआ है, अब जस्ट इसके अंदर में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर डॉट डाल देंगे, तो ये आपका क्लोज हो गया। ये ओपन स्विच हो गया, क्लोज स्विच हो गया। ओपन स्विच, क्लोज स्विच, स्विच तो आपको पता ही है ना, मतलब ऑफ है और ऑन है। ये ऊपर वाला ऑफ है और नीचे वाला ऑन है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सिंबल यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ आप देखोगे, यहाँ पे हम बल्ब का सिंबल दिखे,
बल्ब में ज़्यादा इजी ये वाला रहता है, ये बहुत कोई यूज़ करते हैं, बट चाहो तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ा इस तरीके का, ठीक है। तो बल्ब को या तो हम लोग इस तरीके से या तो इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, नोट करने वाली बात ये है कि बहुत बच्चे हैं ना, क्या करते हैं, जब स्टार्टिंग में बनाते समय वो सेल का टर्मिनल्स इक्वल कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब बोलोगे कि क्या सर क्या दिक्कत है, यहाँ प्लस माइनस लिख दी ना, आप समझ जाइए। बट ऐसा नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये एक्चुअल में किसी और कंपोनेंट का सिंबल है, ठीक है। अब हम ज़बरदस्ती बोलेंगे कि इसको आप सेल मान लीजिए, ऐसा नहीं ना हो सकता है। सो नेवर मेक द टर्मिनल ऑफ द बैटरी और सेल इक्वल, क्योंकि ये सिंबल किसी और डिवाइस का है और इस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर, ठीक है। इस डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। हम लोग देखें तो सेल के लिए क्या करना पड़ेगा, एक बड़ा टर्मिनल एक छोटा टर्मिनल यूज़ करना पड़ेगा, तो ये सेल इंडिकेट करेगा प्लस माइनस। लेकिन एक कैपेसिटर में क्या होता है कि दोनों ही टर्मिनल्स इक्वल होता है और प्लस माइनस। अब ये कैपेसिटर क्या होता है, इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि ये क्लास 12 में पढ़ना है। बस ये गलती आपसे ना हो जाए इसीलिए हम आपको बता देते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप लोग को अच्छी तरीके से सारा कुछ समझ में आ गया होगा, ठीक है। और कोई डाउट होगा तो आप मेरे को बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग और सारा चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ओके देन, बाय।